कर भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है शुभांकर संक्षिप्त में अपनी बात रखे, फिर मैं आरजू के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आरटीजी की बात के कंटिन्यूएशन में सिर्फ दो तीन चीजें बताना चाहता था। पहला ये हम्म। कि न्यूक्लियर वेपन जरूर पाकिस्तान के पास है, बट ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। यूएसएसआर का एग्जांपल हमारे पास है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वेपन्स पूरी दुनिया और दुनिया के जो कुछ हमारे सो कॉल्ड मुखिया हैं वो इसको आराम से टेररिस्ट एलिमेंट्स के पास जाने देंगे। मैं निश्चिंत हूँ इस चीज पे कि अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है तो न्यूक्लियर वेपन सेफ रहेंगे और उनका इस्तेमाल खैर इन कामों के लिए नहीं हो पाएगा। आरजू ने बहुत अच्छे ठीक। से पाकिस्तान आर्मी का इंटरेस्ट पाकिस्तान में समझाया है। और जो आरजू जी ने बोला कि कुछ हलकों ने आज ये बताया कि वो शांति चाहते हैं। क्या ये शांति सिर्फ इसलिए है कि सीपेक पूरा खतरे में है? और सीपेक के खतरे में होने का मतलब कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका जो आमदनी का अगले कई सौ सालों का बंदोबस्त था वो बंदोबस्त खतरे में है। क्या उनको अब ये डर सता रहा है कि जो अभी आरती जी ने बोला कि किसी तरीके से अगर पाकिस्तानी आर्मी फिर से जिनोसाइड की तरफ जा रही है तो ये पंजाबी वर्सेस सिंधी, पंजाबी वर्सेस बलूच, पंजाबी वर्सेस पख्तून का मुद्दा तो ना बने। जिस तरीके से आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीजें चल रही हैं, बलूचिस्तान में ऐसा चल करते हैं रही हैं। शुभांकर के, और एक बार आरजू से कुछ कई सारे सवाल जा रहे हैं, सारे सवाल उन्हीं की तरफ इशारे कर रहे हैं, तो उनसे पहले कुछ पे रिएक्शन लेते फिर बाकी आऊँगा। आरजू, मेरा सवाल तो सबसे पहला यही होगा, क्या पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे अब दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है? क्या स्थिति ये हो सकती है गृह युद्ध जैसे हालात बन जाए और आवाम का दबाव नहीं पड़ता क्या सरकार के ऊपर, क्योंकि आप खुद मानती है आवाम भी अब वहाँ पे अमन चैन चाहती है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि आपने आज मुझे अकेली को किस लिए बुलाया है, ताकि मुझे भी कोई उठा के ले जाए यहाँ पे फौज? क्या चाह रहे हैं आप नहीं लोग? नहीं नहीं लेकिन नहीं, 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 हमने पाकिस्तान, हमने अब हमने आपके सरजमी से, आपके देश से एक और पत्रकार को बुलाया है, लेकिन अभी तक वो जुड़े नहीं है। लगता है हम लोग की चर्चा चले वो कहीं बैठ के सुन रहे हैं और जुड़ना चाहते नहीं हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल, अगर पहले सबसे पहले जो बात हो रही थी कि रिलीजन आगे रखा जाता है, तो पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पर है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि जो कंट्री रिलीजन के नाम पर बनी है वो रिलीजन को आगे नहीं रखेगी? वैसे तो खैर मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यही होता है। दूसरी बात, कई चीजों में कहा गया जो कि ये भी कि जी यहाँ पर जो है वो जो उन्होंने कहा कि जी ये जो नामालूम है, यानी कि जो अननोन गनमैन आते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर एक मूवी बनी थी 2-3 साल पहले, और उसका नाम था ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो अब पाकिस्तान में लोग इतने बोल्ड हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि अब हमारे जैसे लोग हैं जो हम बात करते हैं और साफ गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। तो यहाँ की जो आम जनता है, मैं सबको तो नहीं कहूंगी, तमाम पब्लिक को, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो हरगिज भारत के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा जंग या एयर स्ट्राइक कुछ भी नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि अमन से रहे। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोगों का बिजनेस है, कुछ लोगों का कारोबार चलता है इससे कि अगर हम कश्मीर कश्मीर करते रहें, हम इसी तरह से कुछ ना कुछ टेंशन बना के रखें, लेकिन इसमें हरगिज हमारे वो आम सिपाही शामिल नहीं है जो कि बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो जाने देते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो ऊपर के लेवल पे, कई लोगों के नाम भी आप लोग जानते हैं और उनका ये भी पता है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ जाकर और अपने अपार्टमेंट्स और क्या कुछ खरीदते हैं, तो उनका भी है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लोग अब चाहे इमरान खान को कहें कि जी उनकी वजह से हुई, हालांकि इमरान खान से पहले ही सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है और लोग बढ़कर बात करने लगे हैं। लोग अब कहते हैं कि जी जो आपका काम है आप वो कीजिए, आप हरगिज ना तो फॉरेन पॉलिसी बनाइए, ना गवर्नमेंट लाइए ले जाइए, और ना ही इकॉनमी में देखिए। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप है जो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट भी या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी करने को तैयार है। ये लोग आकर यही चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट आप या एजेंसी फौज इनको ले आरजू आए और काम आरजू करें। काजमी जी, आरजू काजमी जी, मुझे पता होता कि आपके कहने के बाद ही आपके
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे तो पहले ही आपसे कहता है कि आप खुद ही गुजारिश कर लीजिए, लेकिन आपने जैसे ही कहा, हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं डॉक्टर हामिद साहब वो जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अभी कनेक्ट हो चुके हैं। हामिद साहब, आपसे पहले हम लोग पिछले 10 मिनट से चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट में जो बातें कही हैं उसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान को लेकर साफ कहा कि जब जब पाकिस्तान के साथ हमने अमन का पैगाम दिया, हमें धोखा वहाँ मिला है और अब वहाँ के आवाम भी शायद चाहती है कि वहाँ पे अमन चैन कायम हो। तो हम लोग सब लोग इस बात पर एकमत थे कि पाकिस्तान की अधिकांश जनता चाहती है कि वहाँ पे अमन कायम हो, लेकिन कुछ वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है या फिर अमन नहीं चाहता है। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना होगा, खासतौर से पाकिस्तान वाले हिस्से को लेकर के, आपका क्या रिएक्शन इस पे? बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जनता जो है वो दोनों तरफ की जो है ना वो अमन चाहती है। ये बात नहीं है, मैं खुद इंडिया आया 2006-7 में, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। तो जो दोनों तरफ की जनता है उसका इशू नहीं होता। और बिल्कुल नेता जो होते हैं, जो लीडरशिप है उसके अंदर बहरहाल बिल्कुल दोनों तरफ से एफर्ट होनी चाहिए। अगर एक को हम ब्लेम करेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया के माबैन जितने भी इश्यूज हैं उनको हल करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी कश्मीर को अब मुद्दा नहीं मानते, जो यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया, पूरी दुनिया ने माना कि जी कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर वॉर का फ्लैशिंग पॉइंट है। अब कश्मीर का मुद्दा अगर मोदी जी ना माने और उसके बाद कहें कि जी पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात हो, तो पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है वो कश्मीरियों की विल के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी ने प्रॉमिस किया, जो यूनाइटेड नेशन की 8 रेजोल्यूशंस हैं कि कश्मीर में प्लेबेसाइट होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल डॉक्टर हामिद साहब, 1 मिनट यहीं पर रुकूंगा। उस कश्मीर वाले मुद्दे पर जो आपने यूएन का हवाला दिया, अच्छा नहीं, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप जो यूएन की बात कर रहे हैं उसके बाद आप शिमला समझौते की बात करिए, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? यूएन में जो रिजोल्यूशन हुआ उसके बाद शिमला समझौता, इस पर आपने दस्तखत किए थे। हाँ, जो आपसे मुद्दे समझाएंगे इस मुद्दे को। शिमला समझौता भी ये कहता है कि कश्मीर का मसला जो है वो बाईलैटरल से ट्राईलैटरल हो गया है, यानी 3 उसमें फरीक हैं। शिमला मुआहिदा भी यही कहता है कि इट मस्ट बी रिजॉल्व विद द विल ऑफ द पीपल। अच्छा, एक चीज। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं लक्ष्मण जी कि बिल्कुल कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, जो ये चाहते हैं कि एक तरह से टेंशन खड़ी रहे, एक तरह से हालात में जो है वो इश्यू खड़े रहें। लेकिन उसके लिए आज वक्त आ गया है। आपके साथ इतने माशाल्लाह वो सीनियर हमारे आपके डिप्लोमेट बैठे हुए हैं सर, उनके साथ बड़ा मैं ये समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर हम जो लोग हैं थिंक टैंक के हिसाब से काम करें और ये कोशिश करें कि दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो दोनों मुल्क की जो मैं समझता हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको हम ये पैगाम दें कि लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व द इश्यूज। और इश्यू को अगर हम मेरिट पे हल कर लें, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कश्मीर के अलावा कुछ नहीं है। एक बात तो ये है। अच्छा, उसके अंदर भी है या पाकिस्तान का है, मैं तो ये कहता हूं कि लेट द पीपल डिसाइड एंड दैट्स इट। तीसरी बात ये है कि आज उन्होंने मोदी जी ने चाइना के बारे में भी कहा, दूसरे के बारे में भी कहा। हमें इंडिया की प्रोग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया जितना तरक्की करता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश होंगे। लेकिन हमारा नेबर जो है, अगर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट होगी, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम अपनी उस सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करें और रिटेलिएशन के लिए तैयार रहें। आज जो वक्त है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये करें कि हम सार्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, सार्क के ऊपर कोशिश थी कि हम इसको आगे बढ़ाते, लेकिन बदकिस्मती से सार्क जैसा प्लेटफॉर्म। देखिए डॉक्टर हामिद साहब, ये मुझे लगता है कि आप बात तो लॉजिक सही दे रहे हैं, लेकिन उस लॉजिक के बाद जिस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं वो गलत है। आप कह रहे हैं कि आवाम की बात करनी चाहिए, आवाम की बात करिए, लेकिन आप आवाम की बात कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, चूंकि पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लॉजिक है। एक शुभांकर कुछ आपको जवाब देना। शुभांकर, मेरे पैनलिस्ट हैं शुभांकर मिश्रा, और राजनीतिक विश्लेषक, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। शुभांकर, अब आपसे गुजारिश है कि कम से कम रमजान के 5 महीने में तो झूठ ना बोलें।
इकहत्तर का शिमला समझौता कश्मीर को एक बायलैटरल इशू बनाता है, ट्राइलैटरल नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, यूएन के जिस आप डिसीजन की बात कर रहे हैं 1948 का, उसमें पाकिस्तान को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को सबसे पहले खाली करना था। वो तो आज तक आपने किया नहीं, उसके बाद 3 लड़ाइयां हो गई। तो जनाब, आपके पास, मुझे पता है आपको एक दी हुई स्क्रिप्ट मिली हुई है, आप उससे डिबेट कर नहीं सकते, चाहे आपके मन में जो भी हो, और आपकी हंसी जाहिर कर रही है। मैं पूरी दुनिया में देखें पूरी दुनिया में मैं बात करता हूँ। रमजान में कृपया झूठ ना बोले, अच्छा नहीं लगता। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखें, कश्मीरी खुद अगर आजादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर कश्मीरी 70,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद नहीं, जब तक कश्मीर कि कश्मीरियों के नाम पे बताएं, कश्मीर में कौन जंग लड़ रहा है सिवाय आपके कश्मीरियों का नाम मत लीजिए आप। यहाँ कश्मीरी मार बैठे देते हैं। देखिए, एक मुद्दा है जिसको आज भी नहीं, आप कश्मीरियों के बिहाफ पे मत बोलिए। आप कश्मीरियों के बिहाफ पे ना बोले। बिहाफ पे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं रहती हूँ। मेरा भी कश्मीरियों के नहीं, आप कश्मीरियों के बिहाफ पे मत बोलिए। पिछले 5 साल से अगर आपने कश्मीर को फॉलो किया है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, अगर आपने फॉलो किया है, कश्मीरियों ने आपको लगातार पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। 1947 में रिजेक्ट किया, 65 में रिजेक्ट किया, 71 में रिजेक्ट किया, 2019 में आखिरी बार उन्होंने आपको रिजेक्ट किया जब भारत सरकार ने 370 रिवोक किया। उस वक्त कोई कश्मीरी आपके लिए बाहर नहीं निकला। इसलिए जरा आप रियलिटी चेक। और दूसरी बात, अगर कोई कश्मीरी अगर कोई कश्मीरी जो इस वक्त परेशान है, डॉक्टर हामिद साहब, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर हामिद साहब, मैं एक सवाल पूछ लूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके कश्मीर की बात आपने की, आरती टिक्को सिंह कश्मीर की हैं, कश्मीर पर काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने आपको बता दिया। मेरा सवाल ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, ऐसा है क्या? कश्मीर का मुद्दा सुलझाइए, बातचीत से सुलझाइए, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि हम अमन का पैगाम लेके गए थे, पीठ में आपने छुरा भोंक दिया। तो ये तो बिल्कुल साफ फैक्ट है ना, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। जी लक्ष्मण, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आतंकवाद को समझना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ अगर बलूचिस्तान में आतंकवाद इंडिया कर रहा है, कुलभूषण यादव उसकी मिसाल है। कोई प्रूफ नहीं आपके पास? आरजू काजमी जी आपके साथ बैठी हुई हैं, आप पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जी, बलूचिस्तान में आतंकवाद कौन कर रहा है? जी, बिल्कुल भारत इन्वॉल्व है उसमें, बड़ा क्लियरली इन्वॉल्व है। अगली चीज पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। आतंकवाद के ऊपर दोनों मुल्कों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। आतंकवाद भी ऐसा ही बायलैटरल इशू है कि उसके ऊपर दोनों को एक दूसरे के साथ खुलकर, क्लैरिटी के साथ, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ वादा करना होगा कि दोनों एक दूसरे के मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करें। अगर कश्मीर की आजादी कश्मीरी लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान उसमें आतंकवाद नहीं कर रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। वो लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। अगर हम बलूचिस्तान में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास एविडेंस है। बलूचिस्तान का आपने ही कहा कि वोरा साहब बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो भी आपकी बातों पे हंस रहे। वोरा साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी किसके बारे में, जो ये कह रहे हैं? आप ही जवाब दिए। डॉक्टर हामिद साहब को बड़ा सम्मान करते हैं। सर, इन्होंने शायद यूएन रेजोल्यूशंस नहीं पढ़े जो हमारे सहयोगी ने बताया था। पहले आप जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से बाहर निकले, फिर भारत मिनिमम। सर लेट मी स्पीक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, थोड़ी तहजीब सीख लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मिनिमम फोर्सेज वहां रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद रेफरेंस टू द पीपल। ये 3 चीजें जब आपने पहला ही सीक्वेंस उसका नहीं फॉलो किया, भूल जाइए। दूसरी चीज सर, कश्मीर आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। 2 देशों के बीच में संबंध एक मुद्दे पर कभी नहीं होने चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा 6 देशों में आपका राह दूसरा हूँ, इथियोपिया एरिट्रिया के बीच में देख, ये हमको दे दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में बोले भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो छोटी सी जमीन के ऊपर। मैंने ये देखा है सर, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, क्यों झगड़ा कर रहे हो, ये अरे भाई छोड़ दो, ये छोटी सी जमीन है। मैंने ये देखा है लिबिया, चार्ट प्लेसेस वेयर आई हैव सर्वड। जब आपका ऑब्सेशन हो जाता है, आप आगे सोच नहीं सकते। सर इलाज कराइए अपने दिमाग का।
आपको पता लगेगा कि ओसीडी क्या होता है। लीव इट असाइड। कितनी सारी जजमी कंपनी। वोरा साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि खरीदे दुबई से लेते हैं, आप ज्यादा पैसे देते हैं भाई, भेजा फ्राई है आपका। वोरा साहब एक मिनट, हर्ष जी को सुन लेते हैं, वो भी डॉक्टर हामिद साहब को कुछ जवाब देना चाह रहे थे। हाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है आपने कहा ना तो सचमुच हामिद जी सुन रहे थे, उनको लगा कि डिबेट में कुछ वो मिर्च मसाला नहीं हो रहा है, तो उनको लगा कुछ तो करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कह दूं। पहली बात तो ये कि भारत में जो अभी कुछ है ना, जिसको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था ना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से, तो उन्होंने 4 स्टेप बताए थे, चौथा वाला बाकी है, वो भी हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। और 11 सितंबर 2019 श्रीनगर के राजभवन में तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमसे ही कहा था, हम 5-6 जर्नलिस्ट का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था 370 खत्म होने के बाद, उन्होंने कहा कि हमने कहा क्या होगा, झगड़ा होगा, अटैक होगा, उनका कुछ नहीं होगा। मोदी साहब ने साफ साफ कहा है हमारा कश्मीर ऐसा चमकना चाहिए कि वहां के लोग गेट खोल कर कहें कि बहुत हो गई ये गुर्बत में, ये जाहिलियत में, ये तंगहाली में, ये बदहाली में, कब तक रहेंगे। ये सिर्फ टेररिस्ट लॉन्च पैड बना के रख दिया है, हमें तमाशा करके रखा हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर हामिद साहब, डॉक्टर हामिद साहब,